हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों, ठीक है। और आपको मालूम ही है कल आपका 21 मार्च को एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का, ठीक है। और आपकी तैयारी लगभग लगभग कंप्लीट होगी होगी बच्चों, ठीक है। हम भी आपके लिए यहाँ पे वीडियो अपलोड करते रह रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। आप इस वीडियो को भी देखिए और अपनी खुद से भी तैयारी करिए बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और आपको मालूम ही है जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 मार्च को, बढ़िया तरीके से होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार पहले प्रॉपर देख लें तो वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ब्लर नहीं हो रही, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हमने 2 वीडियो और डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के डिस्कस करे हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा एमसीक्यू और पार्ट सेकंड में डिस्कस करा फिलिंग द ब्लैंक्स और मैचिंग, ठीक है। आज पार्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले, जिसमें हम पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आधी बात सुन में पूरा फाइनल पेपर डिस्कस कर लेंगे और पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो को देख के, ठीक है बच्चों। आरी बात सुन में तो स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। तो दिख ही रहा होगा आपको टॉपिक यहाँ पे, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का 21 मार्च को एग्जाम, ठीक है बच्चों। देख लेते हमने कहाँ तक कर लिया था। हमने बच्चों जो कर लिया था यहाँ पे, हमने क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए थे वो कर लिए थे हमने 90 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट कर लिए थे। अब बारी है 91 क्वेश्चन की। 91 से स्टार्ट करेंगे, वीडियो को पूरा खत्म करेंगे बच्चों, ठीक है आज पूरा। और लिखा है यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, ठीक है, 2 मार्क्स के। एक बार देख लेते प्रॉपर दिख रहा है इसमें, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देख लेते बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, उसके बाद उसका आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। स्टडी ऑफ एसिड बेस सॉल्ट क्वेश्चन है। सम जनरल रूल, थोड़ा समझना बच्चों अपने आप में क्वेश्चन। सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर, आपको सॉलिबिलिटी दे रखी है सॉल्ट की, वाटर में लिस्ट दे रखी है आपको कौन कौन से, रीड कर लेते पहले। कार्बोनेट कह रहा है यहाँ पे, कार्बोनेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, ठीक है। बट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा कह रहा है यहाँ पे, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, NH4 का होल ट्वाइस और CO3, अमोनियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, K2CO3 एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कार्बोनेट जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, बट एक्सेप्ट इन तीनों को छोड़ के ये तीनों कैसे होंगे, सॉल्युबल। तो अपने आप में बच्चे क्वेश्चन हो गया एक और, है कि नहीं। इसको भी थोड़ा स्टेटमेंट से क्वेश्चन को थोड़ा याद रखना, ठीक है। हमारी बात सुन में आगे देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड, क्लोराइड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब कह रहा है पहले इसमें कार्बोनेट में इनसॉल्युबल बोला, अब कह रहा है क्लोराइड, क्लोराइड जो होते हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं, बट एक्सेप्ट कौन कौन से कह रहा है, PbCl2, लेड सेकंड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, AgCl को छोड़ के बाकी सारे क्लोराइड क्या होंगे, वो इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। सॉल्युबल होंगे, ये कैसे होंगे, इनसॉल्युबल, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, नाइट्रेट, नाइट्रेट तो सारे कह रहे हैं सॉल्युबल होंगे, कोई भी नाइट्रेट हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, सोडियम नाइट्रेट हो, जो भी नाइट्रेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। आगे स्टेटमेंट देख लेते हैं। सल्फेट, सल्फेट जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, बट एक्सेप्ट कौन कौन से कह रहे हैं यहाँ पे, बेरियम सल्फेट BeSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड लेड सल्फेट PbSO4। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये होते हैं इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब ये कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, बोलो ना। इनसॉल्युबल का मतलब तो यही होता है जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, और ये भी क्या होंगे, इनसॉल्युबल जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, ठीक है। अरे बस अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, विच सब्सटेंस प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा इनसॉल्युबल प्रोड्यूस करेगा जब इन दोनों को मिक्स करते हैं। चलो आओ देखते हैं यहाँ पे, कॉपर नाइट्रेट, आओ जरा इसको मिलाता हूँ यहाँ पे। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, कोई प्रॉब्लम बच्चों। इसमें हम मिक्स करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। जरा देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। रिएक्शन में देखो क्या होगा यहाँ पे, आपको मालूम है यहाँ पे Cu किसके साथ बाइंड होगा, Cl के साथ, CuCl2 और साथ में बोलो बच्चों MgNO3 का होल ट्वाइस। देख लेते जरा यहाँ पे, आपको क्लोराइड तो सारे सॉल्युबल होते हैं, तो ये तो सॉल्युबल अपने आप में, जबकि ये क्या नाइट्रेट, नाइट्रेट में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रेट भी सॉल्युबल होते हैं, जबकि इसमें लेड नाइट्रेट, लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल था, बट वो तो बन नहीं रहा। इसका मतलब ये दोनों कैसे हुए, सॉल्युबल हुए। ये तो सॉल्युबल हुए, हमें तो इनसॉल्युबल देखना है यहाँ पे, ठीक है। आओ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है यहाँ पे, जिंक क्लोराइड। देख लो यहाँ पे लिखता हूँ जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसको मिक्स कर रहे हैं हम यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन लिखने वाला हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जिंक NO3 के साथ बाइंड होकर ZnNO3 का होल ट्वाइस बनाए, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है यहाँ पे, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। आपको भी बताया था हमने, जितने भी क्लोराइड होते हैं सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, ना लेड क्लोराइड बन रहा, और नाइट्रेट तो सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो ये भी अपने आप में हो गया बच्चों, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। इसका हमें तो इनसॉल्युबल देखना। थर्ड देख लेते क्या है,
सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 और प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे जिंक क्लोराइड ZnCl2 रिएक्शन करने वाला हूँ पॉजिटिव नेगेटिव AgCl के साथ बाइंड करके सिल्वर का येलो प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। अभी हमने देखा ना यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और दूसरा क्या यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा जिंक नाइट्रेट प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, ये सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि इनसॉल्युबल हमें एक चीज मिलेगी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। पूछ रहा ना वो इनसॉल्युबल सॉल्ट किस में मिलेगा, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलते हो क्या, अभी बताया था क्लोराइड जो होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्युबल होते हैं, बट एक्सेप्ट कौन से, लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होते हैं बच्चों, इनसॉल्युबल होते हैं लेड क्लोराइड में। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे आंसर तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इसमें ऐड करा हमने सोडियम सल्फेट, रिएक्शन करेंगे हम जरा इसको कंप्लीट, पॉजिटिव नेगेटिव KCSO4 के साथ बाइंड होकर K2SO4 बना देगा, और सोडियम कार्बोनेट अभी बताया था मैंने, सोडियम कार्बोनेट क्या होते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं सॉल्युबल होगा, एक्सेप्ट सारे कार्बोनेट इनसॉल्युबल होंगे, बस सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल है। और सल्फेट की बात करूं तो सल्फेट तो सारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जबकि एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट तो बन नहीं रहा है, पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। कोई दिक्कत बोलो इसमें, प्रॉपर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बच्चों, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। रीजन समझ में आया, हमें इनसॉल्युबल देख रहे थे, इनसॉल्युबल हमें सी में दिख गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड करते पहले फिर इसका आंसर करते हैं। अमोनिया गैस इज पास इनटू अ वाटर, अमोनिया गैस को पास करा वाटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यार रिएक्शन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, अमोनिया को पास करा वाटर में, तो ये जो बनता है प्रोडक्ट, ये बनता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन के आ जाएगा बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन के आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, जो क्या होता है बेस होता है, बेस में कैसा बेस होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, व्हेन रेड लिटमस को जब इसमें पास करते हैं, ड्रॉप करते हैं इसमें, रिजल्टिंग सॉल्यूशन टर्न ब्लू, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, रेड किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये बेस है, यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया बेस, और बेस के लिए आपको पता कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, विच आयन, तो विच आयन हो जाएगा यहाँ पे OH नेगेटिव, सिंपल सी बात है ना, NH4OH में OH नेगेटिव तो रिस्पॉन्सिबल होगा बेस के लिए। आगे देख लेते हैं, व्हाई इज द फनल इज कीप, आपको पता है इन्वर्टेड फनल जो यूज करा था HCl की सॉल्युबिलिटी के लिए करा जाता है, रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाता है, प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है इसको बेसिकली। ठीक है, इसलिए क्या कर रहे थे, इन्वर्टेड फनल यूज कर रहे थे, HCl जो होती है पूरी यहाँ पे डिफ्यूज हो जाती है, इससे क्या होता है, इजीली वाटर में मिल जाती है। ठीक है, आगे बात सुनिए, आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे अभी क्वेश्चन दे रखा है आपको हेबर प्रोसेस से रिलेटेड, इन द हेबर प्रोसेस द ऑप्टिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, आपको पता है अमोनिया की यील्ड के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, ना टेम्परेचर कितना 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर क्या है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको मालूम है कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं हम यहाँ पे, आयरन, और प्रमोटर कौन सा लेते हैं, मॉलिब्डेनम। ठीक है बच्चों, मेटल होता है मॉलिब्डेनम भी यूज, हाउ एंड व्हाई वी यील्ड अमोनिया इफेक्टेड टेम्परेचर। अच्छा, मुझे ध्यान से समझना, कह रहा है कि टेम्परेचर से क्या इफेक्टेड होगा, ध्यान से समझना बच्चों जरा। आपको ये मालूम है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल के साथ कैसी रिएक्शन है, एंड ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है, और जब हीट एनर्जी रिलीज होती है मतलब प्रोडक्ट की जो होती है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मैं बात करूं बच्चों, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, तो प्रोडक्ट की जब एनर्जी ज्यादा होती है तो ये रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाती है, रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाती है, और बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाएगी तो क्या होगा, अमोनिया का जो अमाउंट है वो कम होने लग जाता है, अमोनिया का जो कंसंट्रेशन बोल लो या अमाउंट बोल लो वो कम होने लग जाता है। हाइपर प्रोसेस तो है इस चीज के लिए कि अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ठीक है, अब अमोनिया का प्रोडक्शन ही जब इंक्रीज नहीं होगा तो फायदा क्या उसका, इसीलिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम कम करते हैं ताकि रिएक्शन जो फॉरवर्ड हो, फॉरवर्ड किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट की तरफ जाए, और बैकवर्ड किसको बोलेंगे, जब रिएक्टेंट की तरफ जाए। समझ में आई बात बच्चों, दोबारा बता रहे तो क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर जो होता है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस में रिक्वायर होता है, बट कह रहा है कि टेम्परेचर को अगर हम क्या कह रहा है, रेस करें 600 से और अबव कर दें तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है बच्चों, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी मतलब N2 और H2 का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, हमें तो अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा करना, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, लिख दोगे आप सिंपल से, ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर मैं मोटा लेवल पे बोलूँ इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कंडीशन जो होती है लो टेम्परेचर होती है, और एंडोथर्मिक के लिए हाई टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है,
गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्या मीथेन एंड क्लोरीन। आओ जरा यहाँ पे देखते हैं, ये रहा मीथेन और ये रहा क्लोरीन। आपको मालूम है डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन होती है, यहाँ पे डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन होता है। डिफ्यूज सनलाइट में जब ये रिएक्शन होती है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है तो एक H के साथ Cl को बाहर करो तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH3Cl। इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? नाम मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। या इसका नाम और करके दूसरा बोल सकते हो आप, क्लोरोमिथेन भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा बच्चों, ये क्लोरोमिथेन इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हो जाएगी रिएक्शन। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं पहले इसको। कंप्लीट द कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग ऑन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करते हो कितने 4 मोल ऑफ क्या मिल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 4 तो CO2 के मोल मिल रहे और 4 मोल क्या मिल रहे बच्चों? H2O के। ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। हमें बताना है यहाँ पे राइट इक्वेशन लिखने हमें कंबशन रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से देखना, इसने ये नहीं बोला कौन सा हाइड्रोकार्बन है, मिथेन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ऐसा कुछ नहीं बोला। बट इसने ये जरूर बोला कि इसको बर्न करने से 4 मोल तो CO2 मिल रही है, 4 मोल क्या मिल रही है? वाटर मिल रही है। तो देख लेते जरा, पहले ड्रॉ करते, देखो ड्रॉ करते। चलो मान लो मुझे नहीं मालूम क्या, पर मान के चलता हूँ एल्केन है, CH3 CH2 और CH3, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या होगा? 4 कार्बन का होगा। O2 के साथ रिएक्शन करें तो देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा CO2 और एक क्या बनेगा? वाटर। आओ जरा देखते हैं, 4 कार्बन तो इसके आगे 4 लगा दो, क्या दिक्कत है? हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 और 5 6 10, इसके आगे 5 कर दो, 5 2 10। ऑक्सीजन देख लेते कितने हुए। ऑक्सीजन काउंट करोगे तो आप देखो 4 2 8 और 5 ये 8 + 5 13। तो आप इसको करना पड़ेगा 13/2 करना पड़ेगा, 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये अपने आप में गलत हो जाएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या मिल रहे हैं? 5 मोल वाटर मिल रहे हैं, 5 मोल वाटर मिल रहे हैं ना। ये अपने आप में गलत है स्टेटमेंट। हमें तो कितने चाहिए? 4 मोल तो यहाँ पे CO2 मिल रहे हैं, बट 4 मोल ही आपको वाटर मिलने चाहिए। तो इसके लिए ये तो नहीं लेना पड़ेगा एल्केन, आपको क्या लेना पड़ेगा? एल्किन देके देखते हैं यहाँ पे। मतलब C4 ये तो हो जाएगा बच्चों CnH2n+2 होता है ना इसका जनरल फॉर्मूला, मतलब ये हो जाएगा C5H12 हो जाएगा ना। जबकि इसके लिए लेना पड़ेगा C4H8, CnH2n होता है ना बच्चों। रिएक्शन लिखता हूँ O2 के साथ, तो ये बनेगा यहाँ पे CO2 और एक बना यहाँ पे H2O। बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है तो 4 2 8 कर दो, 4 2 8 और 4 12, तो 6 2 12 कर दो। अब देखो जरा प्रॉपर मिल रहा है, तो हाँ बच्चों अब मिल रहा है प्रॉपर। और रिएक्शन आपको पता ही क्या होती है? एक्सो क्या होती है? एक्सो थर्मिक रिएक्शन होती है ना। आपको मालूम है, ये भी 4 मोल मिल गए, यहाँ पे 4 मोल CO2 मिल गए और ये भी क्या मिल गया? 4 मोल H2O मिल गया। तो यही रिएक्शन हो जाएगा। मतलब जो हाइड्रोकार्बन हमें गिवन था वो कौन सा था? एल्कीन का था बच्चों, ठीक है। कौन सा था? एल्कीन का। तो ये याद रखना यहाँ पे, ठीक है। सीधा जाके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने लग जाना, पहले स्टेटमेंट पढ़ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, उसके बाद उसका आंसर करना, ठीक है। हरी बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, पहले देख लेते हैं आ रहा है प्रॉपर, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। टू एसिड प्रिपेयर बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको मालूम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होती है यहाँ पे H2SO4 से रिलेटेड होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है कि नहीं? ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? हैबर प्रोसेस होती है अमोनिया के रिलेशन से, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 और ऑसफोर्ड प्रोसेस जो होती है बच्चों नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए होती है कि नहीं? चैप्टर आपके चैप्टर में उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक HCl है, एक HCl है, अमोनिया है, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। आओ चलो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड। अब क्या कर रहे हैं? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। आपको ऑब्जर्वेशन बताने क्या? चलो आओ जरा ध्यान से करते रिएक्शन। ये रहा H2SO4, आपको मालूम है किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। और अगर मैं इसमें H2SO4.7H2 लगा दूं बच्चों तो इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं कि नहीं? तो ये याद रखना आपको, ठीक है। इसमें हमको ऐड करना बेरियम सल्फेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेरियम क्लोराइड ऐड करना ना। क्या ऐड करना? बेरियम क्लोराइड, BaCl2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो रिएक्शन लिखाओ, Ba के साथ क्या बन जाएगा? BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा बच्चों, व्हाइट PPT। बेरियम सल्फेट जो होता है व्हाइट कलर का, भी बताया था आपको। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है ना, और सिल्वर क्लोराइड भी इनसॉल्युबल होता है। आगे देखो क्या बन जाएगा, एक H के साथ बचा Cl, तो ये HCl निकाल दो, क्या दिक्कत है? तो इक्वेशन हमने लिख दी। बैलेंस करना तो बैलेंस भी कर लेते, क्या दिक्कत है? हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो इसके आगे आप 2 कर दो, 2 करा तो हाइड्रोजन कितने? 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं। SO4 बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला? व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। प्लैटिनम कैटलिस्ट इज यूज्ड द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ देखते हैं यहाँ पे।
अमोनिया ले आते हैं यहाँ पे, अमोनिया को लिया है यहाँ पे, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा है यहाँ पे, रिएक्शन करा यहाँ पे, प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया 600 डिग्री सेल्सियस पे, दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये भी बच्चों पता किससे रिलेटेड है, ये नाइट्रिक एसिड ऑस्वाल्ड प्रोसेस से रिलेटेड है रिएक्शन, ठीक है। आओ जरा इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बनता है पहले नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा बनता है वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैलेंस करें जरा इक्वेशन को, बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, इसके आगे पहले 2 करो, 2 करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 हो गया, उससे हाइड्रोजन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बैलेंस होगी इक्वेशन, है कि नहीं, बैलेंस होगी नहीं, 3 2 5 5 होगी ना, एक काम को उसको 5/2 कर दो, 5 अब बैलेंस हो जाएगी ना, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन 3 2 5 बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, रिएक्शन लिख दिया हमने, व्हाई डज द प्लेटिनम इज कंटिन्यू ग्लो, रीजन क्या होता है, बिकॉज आप बोलोगे रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, प्लेटिनम जो होता है कंटिन्यू ग्लो करता है, समझ में ये बात, ठीक है। याद रखना आपको नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड जो बर्न होते हैं तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखना बच्चों जरा, थोड़ा आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, ये रहा ये वाला, ठीक है। बता रहे तुम्हें क्या है डायग्राम, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विद रेफरेंस द रिएक्शन अकरिंग इन द, ठीक है। एक यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्यूब दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, इसमें शुगर है मतलब क्या हुआ, C12H22O11 है, ठीक है। इसमें क्या ऐड करा गया, शुगर, चारकोल ऐड करा गया, मतलब कार्बन को ऐड करा गया, ठीक है। एक काम करते हैं इसमें यहाँ लिख, ठीक है, शुगर है मतलब क्या हुआ, C12H22O11, इसमें शुगर को ऐड करा, कार्बन को ऐड करा, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन लिखना है, आपको मालूम है क्या होता है यहाँ पे, चारकोल को ऐड करा तो आपको पता है क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, बिफोर एसिडिक फैट्स सॉल्ट, ठीक है, एडिक सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे ना H2SO4 को, आपको पता है H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वाटर को रिमूव करता है, वाटर को रिमूव करेगा तो क्या होगा, एक कार्बन लो और एक वाटर लो, बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, कार्बन 12 है तो इसके आगे 12 कर दो, हाइड्रोजन 22 इसके आगे 11 कर दो, और ऑक्सीजन तो 11 है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यही जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है, स्टेट द प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। याद रखना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। बताना था आपको प्रॉपर्टी क्या होती है, यार रिएक्शन लिख दे, रिएक्शन में मैंने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। आप आगे देखो क्या कह रहा है पे, ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट। याद रखना बच्चों, अपने आप में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है नाइट्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो नाइट्रेट किसको बोलते हैं यहाँ पे, NO3 माइनस को बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। वाई इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, कह रहा है FeSO4 को आप रीजन क्यों प्रिपेयर करते हो फ्रेशली, रीजन क्या बोलोगे आप, FeSO4 जो होता है बच्चों, FeSO4 इज ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक सल्फेट, और फेरिक सल्फेट में जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता तो रिएक्शन डज नॉट गिव टेस्ट, तो ये टेस्ट नहीं देते, इसलिए क्या बच्चों, इसको बेसिकली ऑक्सीडाइज को प्रिवेंट करने के लिए इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही फेरस सल्फेट यूज करें, क्योंकि आप इसको एनवायरनमेंट में जब इसको रख दोगे ना फेरस सल्फेट को, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें फेरिक सल्फेट में। फेरिक सल्फेट मतलब, फेरिक सल्फेट क्या हो जाएगा, फेरिक सल्फेट ये होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट ये होता है, ठीक है। इसलिए क्या कराया था इसको, फेरस सल्फेट को उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड कराया, क्योंकि आप जैसे इसको एनवायरनमेंट में रखोगे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, फेरिक सल्फेट में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्राउनिंग केमिकल, तो याद रखना आपको, इसका नाम होता है फेरस, इसका नाम होता है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बच्चों इसका नाम होता है, किसका, ब्राउन रिंग का नाम, ठीक है। याद रखना थोड़ा इसको, देखो है आपके बुक में, ऐसा मत सोचने की बुक में नहीं है, बुक में है ये दिया हुआ, ठीक है। रवि heated 13.67 ग्राम of potassium chlorate in a tube, ठीक है। The decomposition of potassium chlorate took place according to equation, ठीक है। आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे KCl, थोड़ा यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे काम करते पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते ताकि दिखने में दिक्कत ना हो, यहाँ साइड कर लेते इसको ना, दिख रहा होगा, पहले एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सॉल्यूशन के लिए थोड़ा जगह मिल सके। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन, 2KClO3 हीट करा गया यहाँ पे, 2 KCl बने और एक बना यहाँ पे O2, 3 मोल, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये तो बनी यहाँ पे,
ये तो गैस बनी, आपको बताना है इसका कितना। पहले एक काम करते जरा, मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास निकालते किसका, KCl3 का। तो मोलर मास निकालोगे तो KCl प्लस O का कितना है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। पोटेशियम का 39 होता है, 35.5, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा यहाँ पे, 39 प्लस 35.5 प्लस 16 3 जा 48। सॉल्व करोगे तो इसको आएगा 48, ये 39 और 35.5, ये 5 हुआ, ठीक है। 8 प्लस 8 16, 17, 17 प्लस 5 हो जाएगा 20, 22, 2 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 और 2 2.5, ये आ जाएगा बच्चों 2 एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 3 6 10 नहीं 12, ठीक है, नहीं 12 आएगा ना, तो 12 आएगा ना, 3 3 6 10 12, 122.4 आएगा ना, ये आ जाएगा बच्चों 122.4, ठीक है। किसका मोलर मास आ जाएगा, किसका, KClO3 का। ये आ गया बच्चों KClO3 का मास आ गया, ठीक है कितना KClO3, 2। अब ध्यान से देखो, आपको मालूम है यहाँ पे कैसे करोगे क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ स्टेट। पहले आंसर करने वाला हूँ, ध्यान से कैसे करेंगे आप करोगे। यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे 2 इंटू 122.5, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4 5, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 245 पॉइंट ग्राम। कितना KCl होता है आपको मालूम है, स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे 245 ग्राम KClO3 प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है 3, तो 3 लीटर ऑफ O2। 3 लीटर ऑफ O2 का मतलब क्या आपको मालूम है, 1 लीटर में कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। 3 लीटर में कितना हो जाएगा, 3 लीटर में हो जाएगा 22.4 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 12, 3 2 जा 6 7 और 3 2 जा 6 67.2, ठीक है। 3 2 6 7 7 होगा ना ये वाला, 3 2 जा 6 7, 3 12 4 से 12, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 67.2, ठीक है। ये प्रोड्यूस करेगा 67.2 लीटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और है कितने ग्राम, ये ग्राम है बच्चों, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 375.5 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो बस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 370.5 इंटू 3 डिवाइड कितना आ जाएगा, 245 ग्राम, ठीक है। आ जाएगा आपका आंसर, जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इतने ऑक्सीजन लीटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अरे बात दोबारा बता दो क्या स्टेटमेंट कह रहा है, KClO3 को जब आप हिट करते तो ये बनता है कितना, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कितना बनेगा, तो आपको सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाना है। पहले आपने इसका मास निकाला, मोलर मास, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 मोल थे यहाँ पे, इतने से कितने लीटर बना, इतना। क्वेश्चन कितना रहा है गिवन में, 367.5 ग्राम से इतना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अरे बात सुनिए, सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पे क्या कह रहा है बी, आपको बस सॉल्व करना बच्चों और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। द वेट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड द ट्यूब, कितना रेसिड्यू हो जाएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ जरा, आपको अभी मैंने बताया आपको 245 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मास निकालना पड़ेगा KCl का, 2 KCl का मतलब इसका मास कितना हो जाएगा, 2 KCl इसका मास निकालते हैं जरा यहाँ पे, KCl का मास निकालते हैं, पोटेशियम प्लस Cl, पोटेशियम का होगा 35, पोटेशियम का 39 होता है ना, पोटेशियम का 39, इसको एक काम करते हैं कॉर्नर में सॉल्व करते हैं ना, K प्लस Cl 39 और 35.5 सॉल्व करते हैं, 5 आ जाएगा, 10 14 3 3 7 74.5, तो ये आएगा 74.5 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में जो गिवन है आपको वो कितना है, वो है आपको 367.5 ग्राम, ये कितना प्रोड्यूस कर देगा, बस कुछ नहीं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इंटू 5 इंटू 75.4 डिवाइड कितना आ जाएगा यहाँ पे 245 ग्राम, तो ये आपको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना क्या हो जाएगा, इतना यहाँ पे KCl का अमाउंट आ जाएगा जो रेसिड्यू होगा, ठीक है। अरे बात सुन में, ठीक है। अच्छा 2 मोल था ना यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 मोल है यहाँ पे ना, 2 मोल तो इतना बन जाएगा। अरे बात समझ में बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करिए, कि यहाँ पे 2 है ना KCl, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर आपको थोड़ा आंसर करना है आपको, ठीक है। दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते। फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ड्यूरेलियम, तो ड्यूरेलियम जो होता है किसका एलॉय होता है, एल्यूमिनियम का, यूज रेथर देन प्योर एल्यूमिनियम, गिव रीजन, तो 2 रीजन क्या हो जाएंगे बच्चों। एक तो क्या होता है, ड्यूरेलियम जो होता है ना, ड्यूरेल्यूमिन
ड्यूरेलियम क्या होता है यहाँ पे, ये होता है बच्चों कॉपर प्लस एल्यूमिनियम होता है ना, और साथ में जिंक भी होता है वैसे ड्यूरेलियम, याद रखना थोड़ा इसका कंपोजिशन, क्योंकि एलओए से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। तो रीजन क्या होता है यहाँ पे, डज नॉट कोरोड या कोरोजन, कोरोजन नहीं होता है तो इसमें, और दूसरा क्या होता है इसमें लाइट और प्लस स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको बेसिकली यूज कराया था बच्चों। समझ में आया, दो रीजन, लाइट और स्ट्रांग होता है, दूसरा क्या होता है डज नॉट कोरोजन नहीं होता है, इसलिए मैं क्या, इसलिए इसको यूज कराया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एल्यूमिनियम, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम का, ना कि प्योर एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, मिक्सचर यूज करते हैं। आपको मालूम है एलॉय किसका मिक्सचर होता है, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका, मेटल प्लस मेटल का, मेटल प्लस मेटल का। एलॉय में और एग्जांपल क्या, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब क्या हो गए एलॉय के एग्जांपल हो गए, ब्रास, ब्रॉन्ज हो गया, सोल्डर हो गया, ये सारे आपको याद रखने बच्चों, एलॉय से क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, राम टुक 5 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड इन अ कंटेनर, एंड क्रिश टुक 5 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है। एक तो 5 मोल क्या है यहाँ पे, 5 मोल कार्बन के हैं, और 5 मोल किसके हैं, 5 मोल है सोडियम की, कोई प्रॉब्लम नहीं आओ यहाँ पे। कंटेनर कौन सा हैवी होगा, अपने आप बताओ, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो किसका मास कितना हो 23। सिंपल सी बात है बच्चों, मोल का मतलब होता है नंबर, ठीक है, मोल का मतलब नंबर। इसको इसका इस तरीके से समझो आप, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ 1 डजन बनाना और 1 डजन एप्पल, सिंपल सी बात है, वेट किसका ज्यादा होगा, एप्पल का ज्यादा, क्योंकि एप्पल के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एप्पल के नंबर तो उतने होंगे 12-12, बट वेट क्या होगा, क्वांटिटी में ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मोल एक जगह का नंबर हुआ, नंबर में दोनों सेम है, बट मास में क्या दोनों अलग अलग, तो मास किसका ज्यादा होगा 23 का, ठीक है। आरी बात समझो, सोडियम का मास कितना होता है 23, किसका वेट ज्यादा होगा, क्रिश का ज्यादा वेट होगा, ठीक है। आगे देखो, विच कंटेनर हैज लार्जर नंबर ऑफ एटम, तो नंबर जो होंगे बच्चों सेम होंगे, सिंपल सी बात है ना, डजन बोलते क्लियर होता है 12, चाहे आप फिर एप्पल ले लो, बनाना ले लो, पेन ले लो, कुछ भी ले लो, तो वैसे ही है यहाँ पे। मोल का मतलब फिक्स नंबर है 6.02 10 की पावर 23, बट मास दोनों अलग अलग होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि कोई हैवी हो सकता है, कोई लाइट हो सकता है, बट नंबर दोनों के सेम होंगे। समझ में ये बात, यहाँ पे लिखा लार्ज नंबर ऑफ एटम, तो दोनों में सेम हो, कृष्ण के भी सेम होंगे और इसके दूसरे राम के भी सेम होंगे। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, कितने मिनट की वीडियो बनी बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, ठीक है। ABC 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे, अंडर वो केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग, आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन। ध्यान से देखो बच्चों, ये Al2O3 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखो रिएक्शन, ध्यान से देखो, ये B क्या कर रहा है बच्चों, इसको रिप्लेस कर दे रहा है, क्या बन रहा है B2O3 बन रहा है, और A बाहर हो जा रहा है। इसका मतलब B की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, B की रिएक्टिविटी जो है A से ज्यादा है, यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद B देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, अच्छा B कार्बन को भी रिप्लेस कर रहा है, मतलब B की रिएक्टिविटी जो C से भी ज्यादा है, B की जो रिएक्टिविटी हो अभी तो रिप्लेस कर दे रहा है इसको BSO4, और A क्या कर रहा है, A कार्बन को रिप्लेस कर रहा है, मतलब A की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है, C से ज्यादा, मतलब सबसे कम जो रिएक्टिव होने वाला वो कौन होने वाला बच्चों, C, क्योंकि A और C के रिस्पेक्ट में C भी ज्यादा है। बट हमसे पहले क्या पूछे, विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव जो होगा, दोनों में कौन ज्यादा आ रहा है B, तो B ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और विच एलिमेंट लीस्ट, तो लीस्ट के लिए कौन हो जाएगा C, क्योंकि A और C को कंपेयर करा जाए तो A फिर भी ज्यादा, C क्या सबसे कम, तो लीस्ट रिएक्टिव में हो जाएगा C। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन था, तो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था, 9 का क्वेश्चन। आगे देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, PQ2 एक हार्ड क्रिस्टल सॉलिड है, ठीक है, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ मोल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहा है द कंडक्टिविटी PQ2 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है बच्चों, फ्री आयंस की वजह से होता है, ठीक है, फ्री आयंस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PQ2, ठीक है, इफ थिकनिंग ऑफ द कैथोड, याद रखना बच्चों, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस कैसी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो, जिसमें एक रिडॉक्स प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड का, और रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का होता है। मालूम है कैथोड अपना मास गेन करता है और एनोड अपना मास लॉस करता है, ठीक है, ठीक है। लिखा भी यहाँ पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन, जब PQ2 का करते हैं हम यहाँ पे, तो थिकनिंग होता है, थिक होता है कैथोड, और थिनिंग क्या होता है, एनोड अपना मास लॉस करता है। तो एनोड मटेरियल विल बी, एनोड किसका बना होगा, एनोड बना होता है मेटल P का, मेटल P का। ग्रेफाइट का तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है एनोड मेटल का बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका मास क्या होता है, कम होता रहता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम मेटल P का बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अपना मास लॉस करता है। यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे एनोड किसका बना होता है, एनोड हम मेटल P का बनाएंगे। रीजन समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, देख लेते पहले क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है वाज आस्क्ड टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक का एक्सट्रैक्शन करें, जिंक ब्लेंड, आपको मालूम है जिंक ब्लेंड जो होता है क्या होता है, ZnS होता है,
बेस्ड ऑन द मेटलर्जी। ठीक है सर, समझना है यहाँ पे बच्चों। एलॉय जो होता है आपको पता है क्या होता है, यानी और आपको पता है क्या होता है, आपको पता और जो होता है यहाँ पे, और जो होता है आपको क्या होता है यहाँ पे, एक बेसिकली और जो होता है आपका क्या होता है, और होता है आपका नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं बच्चे। और क्या होते हैं आपके कंपाउंड होते हैं अर्थ क्रस्ट पे जो मिलते हैं ना, उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले उसके पल्वेराइजेशन करते हैं, क्रशिंग करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसका कंसेंट्रेशन करते हैं। कंसेंट्रेशन के अलग अलग मेथड आपके है कि नहीं, एक तो यहाँ पे फ्लोटेशन है, एक है आपका ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और लीचिंग। 4 मेथड है ना आपके अलग अलग डिवाइस के बेस पे। जैसे जैसे एलॉय होंगे, जैसे जैसे और होंगे आपके, ठीक है, कोई ऑक्साइड और कोई हाइड्रोक्साइड और कोई कार्बोनेट है, उसके हिसाब से हमने अलग अलग नाम दे रखे। ठीक है, उसके बाद लीचिंग के बाद जो थर्ड मेथड आता है वो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग आता है। कैल्सिनेशन का हम कार्बोनेट और का करते थे, हम रोस्टिंग किसका करते हैं, सल्फाइड और, ठीक है, सल्फाइड का करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के लिए यूजिंग करते हैं कोक, कार्बन यूज करते हैं, और कार्बन के बाद इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग के बाद हमें प्योर जिंक मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते जरा इसने गलती क्या कर रखी। कह रहा है इसमें 2 स्टेप इसने गलत बता रखी, कौन से में वही आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो क्या होता है, और का क्या करते हैं हम यहाँ पे पल्वेराइजेशन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। बट सेकंड स्टेप में देखो लीचिंग नहीं करते बच्चों। लीचिंग तो एल्यूमिनियम का होता है, केमिकल मेथड हुआ ना लीचिंग तो, क्योंकि फिजिकल मेथड जो होता है यहाँ पे, और ZNS की और बात कर रहे हैं ना, ZNS, तो ZNS का हम करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन आपको बताया गया था कि जब सल्फाइड और जो होता है उसका फ्रोथ फ्लोटेशन होता है। ठीक है, सारी बात समझ में, ठीक है। जबकि लीचिंग किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, जिसको हम प्रोसेस बोलते थे, कौन सा, उसको बोलते हैं बेयर प्रोसेस बोलते थे, याद है कुछ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कैल्सिनेशन ही करो। कैल्सिनेशन तो कार्बोनेट और का होता है, यहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे रोस्टिंग होगा। क्या होगा, रोस्टिंग। रोस्टिंग आपको पता, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ZNS प्लस O2 के साथ मिलकर क्या बना देंगे, ये बना देगा ZNO और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता ना, रोस्टिंग जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, तो जिंक ऑक्साइड मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यही 2 स्टेप इसमें गलत दे रखे बच्चों, सेकंड और थर्ड। थर्ड तो, फोर्थ तो सही है, रिडक्शन करेंगे यहाँ पे, और फिफ्थ का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे, और उसके बाद प्योर में जिंक मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी, देख लेते जरा। ठीक चल रहा, ठीक है, आ रही बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। गिवन अबव द रिप्रेजेंटेटिव कन्वर्जन इथीन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वेयर एक्सटेंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इथीन देखो बच्चों, यहाँ पे यहीं पे कर लेता हूँ। इथीन दे रखा है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन दे रखी 200 डिग्री सेल्सियस पे। 200 डिग्री सेल्सियस पे कैटलिस्ट जो होता है यहाँ पे प्लेटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, और निकिल, बट इसको हम निकिल ही लेंगे बच्चों। आपको पता निकिल जो होता है यहाँ पे टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। आप इसमें ऐड करोगे हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड एक ब्रेक होती है, तो ये बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी का नाम बच्चों हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो इसका, नाम इथेन। तो कैटलिस्ट जो लिया, आइडेंटिफाई द ए, तो ए को आइडेंटिफाई करा, यहाँ पे हो जाएगा निकेल, और गिव द कंप्लीट रिएक्शन, तो ये हमने रिएक्शन लिख दी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन। मतलब इथीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन, ठीक है, C3H8O, हमें नहीं पता क्या है तो देख लेते हैं, पॉलीगोनल फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप बताना, अटैच विद फंक्शनल फर्स्ट कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चे, अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एस्टर होता है। ठीक है, होता कि नहीं होता, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होने वाला 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो वो तो है नहीं, एस्टर भी होने वाला 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो देख लेते हैं एल्डिहाइड, कीटोन तो नहीं है, अल्कोहल तो नहीं, तो देख लेते हैं। C3 है ना, तो चलो पहले मैं देखता हूँ अल्कोहल है कि नहीं, CH3 CH2 फिर CH2OH, चेक कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8, तो ये अल्कोहल तो लग रहा है मुझे। एल्डिहाइड देख लेते हैं, एल्डिहाइड है तो नहीं है, CH3 CH2 और CHO, एल्डिहाइड है कि नहीं, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 6, तो ये तो नहीं होने वाला एल्डिहाइड, क्योंकि हाइड्रोजन 6 हमें तो 8 बोला गया। कीटोन देख लेते हैं, CH3 CH2 और अच्छा CO, यहाँ पे CH3। कीटोन देख लेते हैं, 1 2 3 कार्बन 3 3 6, तो ये कीटोन भी नहीं होने वाला बच्चों। कीटोन क्यों, तो कीटोन में 6 कार्बन बोलते हो, ये होगा अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्कोहल का। रीजन समझ में आया क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप में उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। रिएक्ट विद सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है, आपको मालूम है सोडियम के साथ रिएक्शन करने वाला CH3 CH2 CH2OH, सोडियम के साथ जब रिएक्शन करता है ना, तो आपको मालूम है ये एक एसिड होता है बच्चों, तो ये बच्चों बना देगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में हाइड्रोजन को बाहर करेगा, हाइड्रोजन गैस को। आपको मालूम है कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस होती है और पॉपिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपेनॉल।
सोडियम प्रोपेन ऑक्साइड, प्रोपेन प्रोपेन ऑक्साइड, प्रोपेन ऑक्साइड, प्रोपेन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ड्रॉ कर लिया हमने, स्ट्रक्चर यही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट द हॉल हेराल्ड प्रोसेस, हॉल हेराल्ड प्रोसेस जो आपको मालूम है किसके लिए, प्योरिफिकेशन के होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का होता है, फर्स्ट मेथड बेयर होता है यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, पाउडर्ड कॉक को यूज करा जाता है, स्प्रिंकल करा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में बच्चों तीन चीजें होती है, Al2O3 होता है, दूसरा क्या होता है इसमें क्रायोलाइट होता है Na3, AlF6 होता है, और तीसरा क्या होता है CaF2 क्रायो फ्लोस्पार, तीनों का मिक्सचर होता है ना। अब इसमें कह रहा है पाउडर कार्बन को स्प्रिंकल कराया जाता है, रीजन क्या होता है, बिकॉज कार्बन जो करता है प्रिवेंट करता है बच्चों, प्रिवेंट द हीट लॉस, हीट लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है बच्चों, हीट जो लॉस होती है ना उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ग्रेफाइट कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, रीजन क्या होता है बच्चों, क्योंकि एनोड जो ऑक्सीडाइज होता है, एनोड ऑक्सीडाइज, इससे क्या होता है वो क्या होता है यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम कंप्लीटली। ठीक है, इसलिए क्या कराया था, इसको कंटिन्यूअसली रिप्लेस कराया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है नोड। क्रायोलाइट और फ्लोस्पार को एडिट कराया था, यहाँ पे अभी बताया ना मैंने, क्रायोलाइट कौन सा होगा Na3LF6 और फ्लोस्पार होगा CF2, क्या है इसको ऐड कराया था, रीजन क्या बच्चों, क्रायोलाइट लिख देते हैं यहाँ पे Na3AlF6 और फ्लोस्पार हो जाएगा CF2, इसको ऐड क्यों कराया था, रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये बोल दोगे आप इसमें सिंपल सा, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, और साथ में बोल दोगे टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, किसका Al2O3, उसका एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए उसका यूज कराया था बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं, राइट द कंप्लीट एंड बैलेंस इक्वेशन लिखनी है आपको, क्या पासिंग ड्राई अमोनिया ओवर द हीटेड लेड ऑक्साइड। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं रिएक्शन। ठीक है, लेड ऑक्साइड रहा PbO, आपको मालूम है कल पिछली वाली वीडियो में बताया था, अमोनिया जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये रिडक्शन करेगा, तो यहाँ पे इसको लेड में रखो, क्या दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्या बनता है यहाँ पे NO2, याद रखना बच्चों रिएक्शन, और दूसरा H2, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ये लेड क्या हो जाएगा, लेड किस में कन्वर्ट होगा, इसका रिडक्शन हुआ, जबकि इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये रिएक्शन लिख दिया हमें। व्हेन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड, देखते हैं यहाँ पे, ये रहा जिंक और ये रहा नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन करते जरा और ध्यान से, तो ये बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, और दूसरा क्या प्रोड्यूस ब्राउन गैस, तो ब्राउन गैस होगी NO2 और साथ में वाटर बन जाएगा, क्या दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर टू, अच्छा गैस प्रोड्यूस हो रही, तो देखते हैं यहाँ पे, ये रहा सल्फर, ये रहा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड रहा, वो भी कंसंट्रेटेड है, तो रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, एक तो गैस बन जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा क्या हो जाएगा वाटर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप में रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिख रहा प्रॉपर से, दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, एक काम कर, तो बच्चों माइक चेंज कर लेते हो, माइक चेंज कर लेते हो बच्चों, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी आवाज कम ना हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, आगे देख लेते हैं। कन्वर्जन करना बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पे, जिंक को ZnCl2 के साथ रिएक्शन करते हो, आओ एक रिएक्शन करते हैं, जिंक की रिएक्शन पहले HCl के साथ करवा दो। ठीक है, ये बन जाएगा ZnCl2, H2 बाहर होगा, क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया, बैलेंस करते इक्वेशन को, यहाँ पे 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगी। अब ZnCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH का होल ट्वाइस, तो OH का होल ट्वाइस, एक काम करो, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा दो बच्चों, NaOH के साथ जैसे ही करवाई आपने, तो ये बन जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस बन गया, और Na के साथ Cl बाहर हो, क्या दिक्कत है इसमें, बैलेंस करने के लिए इसके आगे आप क्या कर दो 2 कर दो, सोडियम यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस होगी इक्वेशन। आगे ये कह रहा है Zn हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों ZnSO4 में, तो ये कब कन्वर्ट होगा, बेस है तो इसके एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, क्या दिक्कत है, SO4 ZnSO4 और साथ में बाहर हो जाएगा वाटर, बोलो कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है ना, ये बेस बना, बेस की रिएक्शन वैसे भी ये एम्फोटेरिक होता है बच्चों, क्या होता है ये तो एम्फोटेरिक होता है ना, एम्फोटेरिक किसको बोलते हो, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं बच्चों, ऐसे एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं वैसे आपके सिलेबस में जो दे रखे, जिंक है, लेड है और एल्यूमिनियम, याद रखना तीनों क्या होते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है,
रोहन वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट अ स्पून, इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहता है स्पून की निकल विद निकल, ठीक है, टू विच इलेक्ट्रोड तो कलेक्टेड आर्टिकल टू इलेक्ट्रोप्लेट। याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेट जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेट जब कभी भी करना तो आप क्या करोगे, जिसका भी करना उसको हम हमेशा कहाँ रखते हैं, कैथोड पे रखते हैं, एट कैथोड पे रखोगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, कैथोड पे रखोगे। राइट द इक्वेशन, रिएक्शन लिखनी कैथोड पे, तो आपको पता है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा निकेल, निकेल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये रहा निकेल में, तो यही रिएक्शन कंप्लीट होगी बच्चों, ठीक है। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था। अमित फाउंड दैट 30 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, व्हाट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास वेट एंड वेपर डेंसिटी ऑफ विल बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आओ देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बच्चों, ये कैसे करेंगे ध्यान से देखो, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल होता है वी अपॉन 22400 सेंटीमीटर क्यूब होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये रखो यहाँ पे मास बाय मोलर मास, और वी अपॉन 22400, मास कितना गिवन है 30 है, मोलर मास आपको निकालना, मोलर मास निकाल लो, क्या दिक्कत है, वी कितना है यहाँ पे 1000 है, 1000 रख दो, और ये आ जाएगा 22400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, एक से एक, इससे ये कैंसिल आउट कर दो, मास आ जाएगा यहाँ पे 224 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 7, और 3 2 जा 6 672 आ जाए ग्राम, ठीक है, मोलर मास आ जाएगा इसका 67, 4 से 12 6 7 6 6, ये इतना आ गया। अब उसके बाद आपको पता है वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, आपको पता है मोलर मास जो होता है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो होता है 2 इंटू वीडी होता है, ये तो मालूम है रिलेशन आपको। तो आपको वीडी निकालना, तो वीडी निकालने के लिए क्या कर दोगे, मोलर मास जो है आपका, तो आपने अभी कैलकुलेट करा 672 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 3 6 जा 12, 3 3 6। अच्छा वेपर डेंसिटी है नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। आरी बात समझ, 336 लिख दोगे आपसे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा नहीं 12, ठीक है, सही है। आगे देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन इतने, आपको मालूम है बच्चों 22 बी का करने वालों में, ठीक है, आंसर ध्यान से देखो, आपको मालूम है 22.4 लीटर ऑफ एसटीपी, एसटीपी कंटेन कितना कंटेन होता है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स की बात करें ना तो 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल लीटर है, ये 44.8 लीटर की बात करें, 44.8 लीटर मतलब कितना 2 टाइम्स हो गया, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इसका आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एलिमेंट एक्स कंबाइंड ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइड बना रहे X2O3, द ऑक्साइड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब बच्चों मेटल होने वाला है, ठीक है। कैन रिड्यूस द मेटल ओनली बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, यहाँ पे अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो मेटल कंबाइंड और ऑक्सीजन इसको रिड्यूस करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ले रहे, इसका सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे, इक्वेशन बतानी है, फॉर्म व्हेन, सिंपल सी बात है बच्चों, H2O3 कहीं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कहीं ना कहीं 3 होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंस 3 है ना, तो ये एल्यूमिनियम होने वाला है, क्या होने वाला है एल्यूमिनियम, और कंबाइन जब करता है HCl के साथ, सिंपल सी बात है, वो पहले रिएक्शन करते हैं, तो Al2O3 अगर मैं इसको मानूं HCl के साथ रिएक्शन करवाऊं, ठीक है, अगर आप H2O3 भी मानोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको मालूम है AlCl3 बनता है और दूसरा H2 बनेगा, ठीक है। अगर इसके साथ रिएक्शन कराओ कोई दिक्कत नहीं, HCl3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है, HCl और वाटर बाहर हो जाएगा, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्शन लिख दी मैंने यहाँ पे। हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो होंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर ही दिया ये एल्यूमिनियम है वैसे भी, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13 हुआ, 2,8,3, मुझे यहाँ से पता चला वैसे बच्चों, अगर आपको पता लगेगा कि भैया कैसे पता चला कि एलिमेंट कंबाइंड ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, चलो मुझे अगर यहाँ तक नहीं पता चला, पर इतना पता चलेगा ये ऑक्सीजन की जो ये ऑक्साइड जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेटल ओनली बाय इलेक्ट्रोलिसिस, को इलेक्ट्रोलिसिस ही मेथड होता है, और आपको मालूम है एल्यूमिनियम की जो बाइंडिंग होती है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करते। विल एलिमेंट एक्स अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एलिमेंट बच्चों क्या रहेगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन शो करेगा, क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, बोलो, ऑक्सीडेशन तो हुआ, ठीक है। आरी बात समझ में, चलो आगे चलते हैं।
ऑब्जर्व द रिएक्शन गिव, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे देखो, पहले रिएक्शन देख लेते हैं, पहले दिख रहा होगा, पहले देख लेते हैं, छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है बच्चों, ठीक है। आओ जरा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड पी, पी का आइडेंटिफाई करना, कैसे आइडेंटिफाई होगा देखते हैं पहले। गिव द केमिकल फॉर्मूला जेड, जेड का केमिकल फॉर्मूला ही बताना है, यहाँ पे जेड कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टेकिंग प्लेस, गिव राइट द टेकिंग प्लेस रिएक्शन, आइडेंटिफाई पी एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेम द कंपाउंड वाई, ठीक है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है, एसिड है, ये कंपाउंड भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बेस होने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया, ये बेस होने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस है, और बेस के साथ ये पीबी के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये बना रहा है बायो हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब इस बेस में कहीं ना कहीं OH वाला होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो और रिएक्शन करते, सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये रहा NaOH, NaOH क्यों है, क्योंकि NaOH बेस होता है, इसके साथ रिएक्शन कराओ पीबी के साथ, तो ये बनता है बच्चों Na2 PbO2, और साथ में हाइड्रोजन बाहर, इसका नाम होता है बच्चों सोडियम प्लम्बाइड, सोडियम प्लम्बाइड, यहाँ से पता चला मुझे, ठीक है। आगे देख लेते जरा, इस NaOH की इससे रिएक्शन कराओ जरा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, NaOH की आप रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ, तो ये बनता है बच्चों Na2SO4, और साथ में बन जाएगा वाटर, सोडियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इस X का नाम हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड P, P को हमने आइडेंटिफाई कर ही दिया, ये क्या है, NaOH है, और गिव द केमिकल फॉर्मूला Z, Z का केमिकल फॉर्मूला नहीं बताया, चलो आओ ध्यान से देखो, अगर मैंने NaOH माना बच्चों, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे C2H5Cl, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ NaOH के साथ, आपको मालूम है Na के साथ कौन बाहर होने वाला Cl, और C2H5 हो जाएगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे कौन बाहर हो जाएगा Na के साथ Cl, इसका मतलब Z जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इथाइल C2H5OH, इथेनॉल हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, इथेनॉल C2H5OH, या इथाइल अल्कोहल बोलो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। नेम द कंपाउंड Y, तो Y जो हो जाएगा सोडियम प्लम्बाइड, सोडियम प्लम्बाइड, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन रहेगा। इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ठीक है। Study the information given the table below and answer the question follow. Note the letter and note represent the actual symbol, ठीक है। आओ ध्यान से देखो, explain why the element X has highest electron energy, सिंपल सी बात है, कह रहा है X की जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा दे रखी है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कब होती है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही होता है आयन बनना, और आयन कब बनता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल से, मालूम है ना, आउटर मोस्ट शेल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब मुश्किल होगा, कब डिफिकल्ट होगा, जब बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस से टाइटली बाइंड होगा, टाइटली बाइंड होगा, तो हमें उस केस में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। अपने आप से सोच के देखो, टाइटली बाइंड किस केस में होगा, जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्टेंस बहुत कम होगी, है कि नहीं। और यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ शेल जो दिख रहे हैं वो 3 दिख रहे हैं बच्चों, कितने दिख रहे हैं, 3, इसमें नंबर ऑफ शेल कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी 3 है, जबकि इसमें नंबर ऑफ शेल कितने, 4, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन वाई, रीजन क्या बोलोगे, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फोर्स, बिकॉज फोर्स ऑफ, ऐसे लिखोगे यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने से क्या हो जाएगा, आपको इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपको और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना। टू विच पीरियड Z बिलोंग, Z किससे बिलोंग करेगा बच्चों, तो ये बच्चों बिलोंग जो करेगा यहाँ से 4th पीरियड पे बिलोंग करेगा, रीजन क्यों, 4th पीरियड क्यों, क्योंकि इसमें कितने बन रहे हैं, यहाँ पे बोलो 4 पीरियड बन रहे हैं, 4 2,8, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बिटवीन किसका, Z एंड ऑक्सीजन, Z कहाँ है, ये है Z, ठीक है, और ऑक्सीजन देख लेते हैं यहाँ पे, Z की बात करूँ तो Z कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2,8,8,2, तो ये बच्चे होने वाला है कैल्शियम, 8 8 16 16 4 20 है ना, इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा CaO। बैलेंस करते जरा इक्वेशन को, आओ जरा कैसे करोगे, यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हुआ, 2,8,8,2 हुआ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हो जाएगा इसके 2 आ जाएंगे। ऑक्सीजन की बात करो, एटॉमिक नंबर 2,6, इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो कैसे बनाओगे आप इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये कैल्शियम को सेंटर पे लाओ, ऑक्सीजन को यहाँ, ऑक्सीजन को यहाँ, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, 6, 1 2 3 4 5 6, एक काम करो, इसको जरा ऑक्सीजन को नीचे बना लेते ना, इसको नीचे बना लेते 6, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, CaO,
कैल्शियम ऑक्साइड ना। अच्छा एक काम करो ना, इसमें एक ही ऑप्शन बनेगा ना, इसमें एक ही ऑप्शन बनेगा CaO, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ पे दोनों देगा जब इसको, तो यहाँ पे Ca+2 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बोलो, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही क्या डिनोट करता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। इसी में क्या बन जाएगा यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड। आपको पता है ना मेटल नॉन मेटल में जो बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है, आयनिक बॉन्ड। कितने मिनट की वीडियो बन गई है, 50 मिनट की। ठीक है बच्चों, हमारा वैसे काम हो जाएगा, थोड़े रह रखे क्वेश्चन अब। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो, एक स्टूडेंट प्रिपेयर पोटेशियम सल्फाइड इन द लैब एंड एडिड टू पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड जो होता है बच्चों K2SO3 होता है, ठीक है, इन द लैब को एंड एडिड फ्यू ड्रॉप ऑफ बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट जो हो गया वो हो जाएगा BaNO3 का होल ट्वाइस, बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, ही ऑब्जर्व व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बनता है बच्चों BaSO4 का बनता है, याद रखना। ठीक है, वैसे AgCl का भी बनता है, क्यों पता चला मुझे यहाँ पे, क्योंकि बेरियम दे दिया यहाँ पे, सिल्वर की बात कर रही है। being formed in test tube on addition dilute hydrochloric acid, white precipitate is formed। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, ही ऑब्जर्व द प्रेसिपिटेट, नेम द व्हाइट प्रेसिपिटेट, नाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट जो हो जाएगा बच्चों बेरियम सल्फेट हो जाएगा। क्या दिक्कत है यहाँ पे, राइट द बैलेंस इक्वेशन व्हेन डाइल्यूट सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, कर देते हैं यहाँ पे बेरियम सल्फेट की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा BaCl2, और दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, दूसरा बन जाएगा यहाँ पे H2SO4, H2SO4 बन जाएगा। क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, नेम द गैस इवॉल्व द रिएक्शन, तो गैस जो इवॉल्व हुई यहाँ पे, अच्छा एक काम करो बच्चों, ये गैस इवॉल्व होगी, गैस में इवॉल्व होगी तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ पे, और वाटर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लग रहा है इसमें। आगे देखो क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना देगा, C2H3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, द हाइड्रोकार्बन हैज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इतना है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, पहले सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों C2H3, इसका मास निकालते हैं बच्चों, 2 × 12 + 3, 12 2 जो 24 + 3 कितना है, ये आ गया 27 आ गया। ठीक है, हमें बताना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो N क्या होता है बच्चों, N निकालने का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे, आपको निकालना पड़ता है, यहाँ पे आपको निकालना पड़ता है मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना पड़ता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास से, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट से, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड करना पड़ता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 54 है, मास दे रखा है आपको क्वेश्चन में गिवन है 54 है, डिवाइड करोगे 27 से तो ये आ जाएगा 2, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C2H3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो निकल के आ जाएगा C4H6, C4H6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, गिव द जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला निकल के ड्रॉ द स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर दोगे इसको, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही हो जाएगा, मे भी शायद 3 2 5 6, क्योंकि ये क्या होगा इथाइन, इसका नाम हो जाएगा prop 1 आइन, इसका नाम हो जाएगा prop 1 आइन इसका नाम। ठीक है, नहीं ब्यूट 1 आइन होगा, 4 कार्बन है नहीं है बच्चों, 2 कार्बन थे यार, 2 कार्बन है ना, C2 2 4, हाँ ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, क्यों, क्योंकि ये वाला हुआ ना C4H6, यही तो बनाया हमने, क्या हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलो आगे चलते हैं। स्टडी द गिवन फिगर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोडिमोस्टेट, तो ये एप्लीकेशन जो बच्चों दे रखी है क्या, कैथोड और एनोड, यहाँ पे ये कंटेनर भी हो रहा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोप्लेट है बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताया था अभी आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी एप्लीकेशन होती है बच्चों, ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस की। विच मेटल इज प्रोटेक्टेड द अबव प्रोसेस, कौन सी, यहाँ कैथोड बना रखा है, यहाँ पे क्या बच्चों जिंक है, प्रोटेक्टेड करने के लिए क्या कैथोड लगा रखा है ना आयरन पे, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा मेटल है, तो मेटल हो जाएगा आयरन की, आयरन का मेटल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। वाई शुड द मेटल प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग से बचाने के लिए बेसिकली हमने क्या करा, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करे, कवरिंग कर दी इसके ऊपर, ताकि ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नीता's फादर बाउट अ बास्केट अ राइप मैंगो, ठीक है, while opening it found small sackets containing a white crystal powder along with the mangoes, ठीक है, she was told that is chemical release a gas,
व्हेन कम कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर, ठीक है, द इंड्यूस राइपनिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। निंदा के फादर ने क्या करा, मैंगोज की क्या करी, एक बास्केट लाई, उसमें क्या करा उसने, स्मॉल सैक देखे किसमें, जिसमें व्हाइट क्रिस्टल थे, जब उसको बेसिकली मॉइस्चर की कांटेक्ट में तो उससे गैस रिलीज हुई बच्चों। तो याद रखना बच्चों, जो मैंगोज को पकाने के लिए, राइप करने के लिए हमें गैस जो सैकेट डालते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड के होते हैं। किसके होते हैं? कैल्शियम, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड किसके होते हैं? CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। और नेम द गैस, तो नेम द गैस होगा इथाइन, इथाइन होता है, एसिटिलीन बोल सकते हो बच्चों, एसिटिलीन, ठीक है। आगे क्या यहाँ पे, गिव द केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन करने के CaCl2 कर दो यहाँ पे, Ca कैल्शियम कार्बाइड, इसकी रिएक्शन जैसे वाटर के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा बच्चों C2H2, और दूसरा क्या बन जाएगा? CaOH का फुल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये चीज है, बैलेंस करने इक्वेशन को बैलेंस कर लेते, 4 है ना हाइड्रोजन, इसके आगे आप 2 कर दो, 2 करा, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, कार्बन कैल्शियम 1, ठीक है, बैलेंस होगी इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस। आगे देखो क्या कह रहे हैं पे, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट M12, इट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद L, ठीक है। नेम द एटॉमिक नंबर जो मैच करेगा, मैच करेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 है ना, तो 12 किसका होता है बच्चों? मैग्नीशियम का होता है, 2,8,2, ठीक है। किससे मैच करेगा ये? L, आयनिक कंपाउंड बनाता, नॉन मेटल होगा, ये तो होने नहीं वाला, क्योंकि ये तो किसका हो? नियॉन का, ये तो ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। अच्छा 8 की बात करूं तो 8 ऑक्सीजन होता है, एटॉमिक नंबर 8, तो यहाँ पे 2,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जबकि इसकी बात करूं कितना है? 2,8,4, तो ये तो नहीं होने वाला बच्चों 4, तो ये होगा ऑक्सीजन होने वाला। नेम द कंपाउंड फॉर्म, व्हाट इज द नेम गिवन, तो ये जो होगा एटॉमिक नंबर मैच जो करेगा वो तो 8 के साथ करने वाला है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हो सकता है। व्हाट इज द नेम गिवन द मेंबर ग्रुप टू विच एलिमेंट बिलोंग, नेम टू, अच्छा ग्रुप M बिलोंग, M किससे बिलोंग करता है? ग्रुप की बात करो यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, बट द नेम गिवन बिलो, तो नेम हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम हो सकता है, यहाँ पे बेरिलियम हो सकता है, ठीक है। ये किसका हो गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ना बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर M और L की बात कर रहा है, M और L की बात, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। M की बात करो यहाँ पे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा 12, 2,8,2, मैग्नीशियम के ऊपर बना दोगे आप 2। ऑक्सीजन की बात करो एटॉमिक नंबर 6, 2,6, तो ये आप बना दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब बनाओ जरा, ये रहा Mg, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दो, दोनों इलेक्ट्रॉन दो, इसको दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Mg+2, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहे O2 नेगेटिव, यही क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा, यही क्या बताता बच्चों? आयनिक बॉन्ड को, किसको बनाएगा ये? आयनिक बॉन्ड को, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूरा उसका सैंपल का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन टू ड्राई ऑक्सीजन एंड, अच्छा 2 गैसेस ड्राई ऑक्सीजन एंड एक्स पासिल प्लेटिनम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कभी भी लिखा हो बच्चों समझ जाना ये NO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीन टू रिसीव फ्लावर गैस बताना, तो एक्स गैस जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे अमोनिया, क्या होगी? अमोनिया। रिएक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा अमोनिया और ये रहा यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ रिएक्शन कराओगे प्लेटिनम के साथ, तो ये बनाता है यहाँ पे NO, साथ में क्या हो जाएगा? ब्राउन, ठीक है, NO, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाटर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस NO की दोबारा रिएक्शन कराओगे O2 के साथ, तो ये बन जाएगा NO2, रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस, ठीक है। व्हेन टू ड्राई गैस, ड्राई गैस यही हुई यहाँ पे अमोनिया और O2 के पास विद और प्लेटिनम, प्लेटिनम के पास रेडिश ब्राउन सेम टू सेम, ठीक है। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कितने मिनट की वीडियो बनी है? 58, ठीक है बच्चों, अपने टाइम पे बुक कंप्लीट होगा। तो लास्ट जो है, ऑल दी बेस्ट बच्चों, थोड़ा आगे पीछे हो गए बच्चों, इसके लिए माफ करना, ठीक है, इसके लिए थोड़ा माफ करना है, थोड़ा मैंने जब लिखा तो थोड़ा ही, उसके बाद देखा नहीं मैंने आगे पीछे, पर ये लिखा जो लिखा इसका मेन जो मतलब है, ऑल दी बेस्ट बच्चों। जो भी इन्होंने क्वेश्चन दिए थे, हमने जो भी क्वेश्चन दिए थे, कितने क्वेश्चन थे समथिंग इनके, इनके क्वेश्चन जो थे वो 121 क्वेश्चन थे बच्चों, 121, कम नहीं होते, 121 सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, कोई भी छोड़ा नहीं मैंने, ठीक है। आरी बात समझ, तो कोशिश करना बच्चों, अगर आपको टाइम मिले जब भी थोड़ा सा इसको देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए, ठीक है, काफी हेल्पफुल, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। आरी बात समझ,
तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो वो मैसेज करेगा मुझे, मैसेज में डाउट पूछेगा, फिर भी कोई डाउट रहा हो, ठीक है। और वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं इस केमिस्ट्री की। अब इसके बाद मैं केमिस्ट्री की वीडियो नहीं बनाऊंगा, रीजन क्या है, क्योंकि डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं बायो का डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके बाद जो आपका पेपर है वो बायो का है, ठीक है। बायो का भी हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे जैसे हमने केमिस्ट्री का डिस्कस करा। मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी। इसी वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ बच्चों। ऑल दी बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम दो, ठीक है। हो सके तो मैं पेपर भी डिस्कस करूंगा अगर मुझे टाइम मिला। जो पेपर आएगा कल, जो पेपर होगा उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अच्छे से पेपर दो आप, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं, बाय बच्चों, ठीक है।